नमस्कार साथियों, ये BA फिफ्थ सेम का 5वां अध्याय है और इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और विशेषकर हम इस पाठ में नेपोलियन की उपलब्धियों और उसकी जो महाद्वीपीय व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम लोग नेपोलियन के प्रारंभिक जीवन को देखें तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर में कार्लो बोनापार्ट एवं लेटिजिया रेमोलिनो के घर हुआ। उसके पिता वकील थे, परंतु परिवार की माली हालत अच्छे नहीं थी। माँ सुंदर एवं परिश्रम करने वाली महिला थी। उसके 4 भाई और 3 बहनें थीं। वह अपने भाई बहनों से अलग थलग आमतौर पर एकाकी जीवन व्यतीत करता था। बचपन में उसके व्यक्तित्व में कोई खास आकर्षण नहीं था। नेपोलियन दुबला पतला और कमज़ोर सा लड़का था। कहते हैं कि वह अकेले ज़मीन पर रेखाएं खींचता था जिन्हें और किले बनाता व तोड़ता रहता था। उसके पिता ने उसे सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस भेज दिया। ब्रिये और पेरिस के सैनिक विद्यालयों में उसने शिक्षा प्राप्त की। अध्ययन काल में उसने भूगोल, इतिहास तथा जिन तत्कालीन बौद्धिक विचारकों के ग्रंथों का अध्ययन किया उनमें वाल्तेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो आदि सम्मिलित थे। वह जूलियस सीजर और सिकंदर से अत्यधिक प्रेरित था। अब यदि हम लोग नेपोलियन के उदय का जिक्र करें, उल्लेख करें, अध्ययन करें तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 1799 का संविधान। 1799 में निर्मित संविधान फ्रांसीसी क्रांति के बाद का चौथा संविधान था। साथियों, इससे पहले 1792, 1793 और 1795 में नए संविधानों का निर्माण किया जा चुका था। इस 1799 का जो संविधान था, इस संविधान की मुख्य रूपरेखा नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा ही तैयार की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि शासन की संपूर्ण शक्तियां नेपोलियन के बोनापार्ट के हाथों में रहें। 1800 में इस संविधान का जनमत संग्रह करवाया गया तथा परिणाम स्वरूप इसे फ्रांस में लागू कर दिया गया। साथियों, नेपोलियन द्वारा स्थापित कौंसिल शासन व्यवस्था का स्वरूप वास्तव में निरंकुश प्रवृत्ति वाला था, लेकिन फिर भी इसने सुशासन की स्थापना की थी। उसके शासन व्यवस्था में उस साधारण व्यक्ति का जीवन खुशहाल तथा सुरक्षित था जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। आम लोगों के लिए नेपोलियन ने वास्तव में सुशासन की व्यवस्था की थी। हालांकि हम लोग ये भी मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली ये था, क्योंकि केंद्रीय प्रशासन की मुख्य आधारशिला प्रथम कौंसिल था जिसके 3 सदस्य थे। नेपोलियन ने अपने से अतिरिक्त आबीसीए तथा ड्यूक को इस कौंसिल से हटा दिया तथा उसके स्थान पर 2 परामर्शदाताओं का चुनाव किया जो वास्तव में उसकी कठपुतली की तरह थे। इसी प्रकार से इसने क्या किया कि जो है अपने विरोधियों का सफाया किया। 1800 ईस्वी में नेपोलियन के इटली के द्वितीय अभियान पर चले जाने के बाद पेरिस में उसके विरोधी पुनः सक्रिय हो गए। परंतु इटली के अभियान की सफलता से नेपोलियन की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हो गई और शीघ्र ही इसने अपने तमाम जो विरोधी थे उनका सफाया कर दिया। साथियों, ये भी है कि डिक्टेटर रूलर तो ये था, देखो निरंकुश सम्राट जो था नेपोलियन वास्तव में था। 1802 में नेपोलियन ने संविधान में संशोधन करके प्रथम परामर्शदाता, जो कि वह स्वयं था, की अवधि जीवन भर की कर दी, जिससे नेपोलियन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार भी स्वतः प्राप्त हो गया। अब उसके हाथों में निरंकुश सम्राट की सब शक्तियां थी। मात्र दिखावे के लिए राजमुकुट, राजदरबार और एक नया कुलीन वर्ग वहां नहीं था। बाकी वास्तव में इस समय नेपोलियन एक निरंकुश सम्राट की भांति आचरण कर रहा था। इसी के साथ उसने गणतंत्र का भी अंत कर दिया। दिसंबर 1804 में पोप द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक किया गया और इसके बाद 5 सालों तक डावाडोल स्थिति में रहने के बाद फ्रांस में गणतंत्र पुनः स्थापित हो गया। फ्रांस में गणतंत्र समाप्त हो गया। परंतु अब यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि नेपोलियन को फ्रांस के लोगों का सम्राट चुना गया था, न कि राजा। यह राज्याभिषेक क्रांति के सिद्धांतों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। फ्रांस के गणतंत्र के चिन्ह 1808 तक के सिक्कों पर प्रचलित रहे। नेपोलियन ने कई पुरानी दरबारी रीति रिवाजों को फिर से दरबार में स्थापित किया तथा गणतंत्र शासन प्रणाली के स्वरूप को उसने 1808 तक जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। इस प्रकार नेपोलियन ने गणतंत्र का अंत कर दिया।
यदि हम लोग साथियों रिफॉर्म ऑफ नेपोलियन देखें तो हमें सबसे पहले 1799 का जो संविधान है उसका उल्लेख करना होगा। नेपोलियन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक संविधान गठन किया जो क्रांति युग का चौथा संविधान था। इस संविधान के द्वारा उसने यूरोप में फ्रांस को एक विशेष जगह दिलवाई साथियों। तथा जैसा कि पहले भी हम लोग अभी जिक्र किया था हमने कि शासन में भी सुधार किए। नेपोलियन ने क्रांति के 10 वर्षों की अव्यवस्था और अराजकता के कारण फ्रांस की आर्थिक दशा जो कि दयनीय हो गई थी उसको सुधारने का प्रयास किया। उसने ऐसा सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया जिससे जनता सुरक्षा का एहसास करते हुए अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सके। उसने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से शासन व्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। उसने आर्थिक सुधार भी किए साथियों। नेपोलियन ने देश की अर्थव्यवस्था को सही करने का प्रयत्न किया। उसने कम खर्चे पर ध्यान दिया। कर वसूली का काम केंद्रीय सरकार के अधीन रहा। इससे करदाता और सरकार दोनों का फायदा हुआ। आर्थिक क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण की स्थापना के उद्देश्य से उसने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया जिसे वित्त संबंधी कई अधिकार दिए गए। उसने आम जनता के लिए कर्जे की व्यवस्था की। सेना के खर्च को या सेना के खर्चे का जो बोझ था वो विजित प्रदेशों पर डाला। फ्रांस की प्रजा को उसने ये कहें कि फ्रांस की प्रजा पर उसने कर कम किए, ये भी सही बात है। उसने व्यापार के विकास के लिए आवागमन के साधनों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया। व्यापारियों और साहूकारों को व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नेपोलियन ने फ्रांसीसी व्यवसाय को नई मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। फ्रांसीसी उद्योग की वस्तुएं ज़्यादा लोकप्रिय हो सके इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए। स्वदेश की वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इंग्लैंड से आने वाले माल पर प्रतिबंध लगाया गया और वस्तुओं को महंगे दाम पर निर्यात किया गया जिससे फ्रांस को फायदा हो। साथियों, शिक्षा संबंधी सुधार भी किए गए। नेपोलियन ने शिक्षा को चर्च के प्रभाव से स्वतंत्र करके उस पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया। शिक्षा के राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को मानते हुए नेपोलियन ने शिक्षा को 4 स्तरों में बांटा: प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी और विश्वविद्यालय। हर नगर में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल स्थापित किए गए। सैनिक शिक्षा के लिए सैनिक स्कूलों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट विथ पॉप। क्रांति के समय में चर्च तथा पादरियों की काफ़ी निंदा की गई। नेशनल असेंबली ने चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। लेकिन नेपोलियन जानता था कि राज्य की बहुसंख्यक प्रजा पर पोप का जो असर था उसको नेपोलियन जानता था। यद्यपि धर्म के क्षेत्र में वह तटस्थ था किंतु धर्म का उपयोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने में वह करना चाहता था। परिणाम स्वरूप उसने 1802 में पोप से धार्मिक समझौता कर लिया जो कांकाडेट के नाम से विख्यात हुआ। इस समझौते के तहत कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया और बिशपों के नाम प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार को दिया गया। साथियों, हम लोग नेपोलियन की उपलब्धियों को देखें तो एक तो उसने जो इटली का अभियान किया वह बड़ा उल्लेखनीय है। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा तथा सैनिक योग्यता का डायरेक्टरी तथा अन्य नेताओं पर असर पड़ा। उन्होंने इटली के विरुद्ध भावी अभियान के लिए सेना की कमान नेपोलियन को देने का फैसला किया। इटली का अभियान अप्रैल 1796 से लेकर अप्रैल 1797 तक चला। ऑस्ट्रिया तथा पिडमांट की सम्मिलित सेना में 70,000 सैनिक थे और नेपोलियन की सेना में 35,000 सैनिक थे। पहले नेपोलियन ने पिडमांट को बुरी तरह हराकर संधि करने को विवश किया जिसके तहत पिडमांट ने सेवाय और निस के प्रांत फ्रांस को सौंप दिए। कंट्रोल ऑन ऑस्ट्रिया। इसके पश्चात नेपोलियन ने अनेक युद्धों में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को भी पराजित किया और इसके पश्चात जो नेपोलियन था वो प्रधान कौंसिल बना। इंग्लैंड ने धन के जोर पर ऑस्ट्रिया और रूस के साथ मिलकर इस गुट का गठन किया था कि नेपोलियन को हरा दिया जाए।
ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने दोबारा इटली विजित करके नेपोलियन की इटली की सारी सफलताओं पर पानी फेर दिया। लेकिन इसके बाद नेपोलियन ने सोचा कि मुझे अपनी जो ताकत है वो बढ़ानी पड़ेगी। नेपोलियन का मिस्र से लौटना फ्रांसीसी इतिहास में एक नवीन अध्याय का प्रारंभ करता है। बाद में नेपोलियन ने अपने समर्थकों के सहयोग से भ्रष्ट जो डायरेक्टरी का शासन था वो समाप्त किया और शासन शक्ति 3 कौंसिलों को सौंपी गई तथा नेपोलियन को प्रधान कौंसिल बनाया गया। राष्ट्र के लिए नया संविधान बनाने का कार्य कौंसिलों के हवाले कर दिया और इस प्रकार से एक तरह से नेपोलियन की तानाशाही अब शुरू हो जाती है। ये जो अध्याय है हमारा, इसमें जो मेनली हम जिस पर फोकस करते हैं वो है महाद्वीपीय व्यवस्था यानी कॉन्टिनेंटल सिस्टम। जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि नेपोलियन जानता था कि यदि जब तक इंग्लैंड को पराजित नहीं कर पाएगा तब तक यूरोप पे उसका पूरा अधिकार होना असंभव है। अतः उसने फ्रांसीसी बेड़े तथा सेनाओं के द्वारा इंग्लैंड को पराजित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई, एक पॉलिसी बनाई, उसका नाम ही महाद्वीपीय व्यवस्था है। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड का जीवन महाद्वीप के व्यापार एवं वाणिज्य पर आधारित है। यदि उसे नष्ट कर दिया जाए तो इंग्लैंड को मजबूर होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को नष्ट करने के उद्देश्य से जिस योजना का अवलंबन किया गया उसे महाद्वीपीय प्रणाली कहा जाता है। इसे व्यापार बहिष्कार की नीति भी कहा जाता है। यह वह व्यवस्था थी जिसके तहत यूरोपीय महाद्वीप के देशों को नेपोलियन के कई आज्ञापत्र एवं आदेश मानकर इंग्लैंड का आर्थिक बहिष्कार करना था, जिसके द्वारा वह इंग्लैंड की आर्थिक खुशहाली को खत्म करके उसे अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश करना चाहता था। महाद्वीपीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1, ब्रिटिश द्वीप समूह की नाकेबंदी। 21 नवंबर 1806 को नेपोलियन ने बर्लिन आदेश के द्वारा ब्रिटिश द्वीप समूह के विरुद्ध नाकेबंदी की घोषणा की और इंग्लैंड तथा उसके सभी उपनिवेशों के साथ यूरोप का व्यापार बंद कर दिया गया। ब्रिटिश जहाज़ों के लिए यूरोप के सभी बंदरगाह रोक दिए गए। उल्लंघन करने वाले जहाज़ों को माल सहित रोक लेने को कहा गया। इसके बाद 2 जनवरी 1807 को नेपोलियन ने वारसा आदेश जारी कर परसा और हैनोवर के समुद्र तटों पर भी इंग्लैंड के या अंग्रेजी व्यापार के विरुद्ध रोक लगा दी। जब इस तरह की रोक लगी तो ब्रिटेन की ये प्रतिक्रिया हुई कि इंग्लैंड ने जनवरी 1807 में ऑर्डर्स इन कौंसिल नामक अध्यादेश लागू किया, जिसके अनुसार फ्रांस या उसके सहयोगी राष्ट्रों का कोई जहाज उसके प्रभाव क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता था और न ही उनसे स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकता था। वस्तुतः यह अध्यादेश इंग्लैंड ने उसके शत्रुओं को उन्हीं के अन्याय का फल देने के लिए जारी किए। इसके साथ ही साथियों जो है आक्रामक युद्धों की शुरुआत हुई। यद्यपि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की गजब सूझबूझ थी, उसका उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को खत्म करके फ्रांस को यूरोपीय व्यापारिक केंद्र बनाने की थी। इस योजना को शुरू करने के लिए उसने जो कठोर कदम उठाए उनके फलस्वरूप वह भयंकर आक्रामक युद्धों में फंसता चला गया। उसकी यह नीति उसके व यूरोप के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। इंग्लैंड की मजबूत नौसेना ने यूरोपीय बंदरगाहों पर इतनी असरदार नाकेबंदी की कि स्वयं यूरोप का उसके उपनिवेशों से संबंध विच्छेद हो गया। यूरोप में माल आना जाना समाप्त हो गया। नेपोलियन का मानना था कि फ्रेंच उद्योगों से यूरोप को सामान मिल जाएगा, परंतु फ्रांस के कारखाने तुरंत इतने ज़्यादा विकसित नहीं हो सकते थे और न ही सभी तरह की वस्तुओं का उत्पादन फ्रेंच कारखानों से संभव था। धीरे धीरे वस्तुओं के अभाव में जनसामान्य का जीवन दयनीय हो गया तथा तस्कर व्यापार में बढ़ोतरी हुई। तटस्थ राष्ट्रों के माध्यम से चोरी छिपे माल पहुंचने लगा तथा माल के मूल्यों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई। यूरोपीय राष्ट्रों का प्रतिरोध। यूरोपियन राष्ट्रों ने महाद्वीपीय व्यवस्था को कतई पसंद नहीं किया। फ्रांस के अधीनस्थ राज्यों को मजबूर होकर इसमें सहयोग देना पड़ा, परंतु इसके पालन का अर्थ उनके लिए महाबलिदान और भारी परेशानी थी। यूरोप के अधिकतर राष्ट्र उसकी व्यवस्था को अपनाने के लिए मजबूर हुए। स्वीडन, हॉलैंड तथा पोप के राज्यों ने इस नीति का विरोध किया। पुर्तगाल ने इंग्लैंड से अपने पुराने मैत्री संबंधों को तोड़ने से मना कर दिया।
इसमें कोई शक नहीं है कि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन के मस्तिष्क की सूझ थी तथा यदि वह कामयाब हो गई होती तो विश्व इतिहास का रुख ही बदल जाता। इसका उद्देश्य यूरोप के व्यापारिक प्रभुत्व को यूरोप से इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को यूरोप से समाप्त कर फ्रांस को आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनाना था। परंतु नेपोलियन के दुर्भाग्य से यह व्यवस्था कामयाब नहीं हो सकी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री मार्गों पर ब्रिटेन का प्रभाव बना रहा।